सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, ये वाला कि आपके हिस्ट्री में क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स या मूवमेंट हुए आपकी एजुकेशन को लेकर। तो इसमें आएगा, एक तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, राइट सम रिकमेंडेशन बाय रामामूर्ति कमेटी 1990 अबाउट वुमेन एजुकेशन। नहीं, ये तो इसमें नहीं है, ये है हिस्टोरिकल वाला, सॉरी यहाँ से आ गया। डिस्क्राइब द चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया फॉर एंशियंट से लेकर मॉडर्न टाइम के बीच में। ठीक है, उसके बाद सल्तनत काल में, मुगल काल में कैसी थी, उसके बाद 19वीं शताब्दी में है, फिर मॉडर्न टाइम में, ऐसे हिस्टोरिकल उसमें पढ़ते पढ़ते आज के टाइम पे आएंगे। और ये चीजें तुमने शायद लास्ट उसमें भी पढ़ रखी हैं, लास्ट वाली जो क्लास थी ना उसमें शायद आप लोगों ने पढ़ रखी हैं ये। चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड गुड पे आगे। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटे। मैम थोड़ा लेट हो गया, कौन सी बुक स्टार्ट हो रखी है? बेटा अभी स्टार्ट किया मैंने, मैं 5th ए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाली। ठीक है मैम। निकाल लीजिए 51, नहीं मेरी में 51 है, आपकी में मुझे नहीं पता कितना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक सुधार आंदोलनों में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है, फ्रॉम सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। अब आती है सबसे पहले बात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंजेस इन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। ठीक है, कि प्राचीन काल से लेकर आज प्रेजेंट के टाइम तक महिलाओं की स्थिति में आने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्राचीन काल से लेकर आज तक क्या क्या चेंजेज आए हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे वैदिक काल की। ठीक है, और ये जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने तुम्हें वैदिक काल भी पढ़ाया था कि उसमें महिलाओं की कैसी सिचुएशन, कैसे कैसे शिक्षा दी जाती थी। फिर मुगल काल भी पढ़ा था क्या हमने लास्ट टाइम? मैम स्पेसिफिक वो लेडीज के ऊपर नहीं था, ये था कि शिक्षा के बारे में, उत्तर वैदिक काल मतलब मॉडर्न टू ओ सॉरी एंशियंट टू मॉडर्न मॉडर्न ओके शिक्षा के ऊपर की स्कूल वगैरह के स्ट्रक्चर वगैरह, स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा था, कैसी शिक्षा थी, वो चीज ओके इसमें इसके ऊपर बताया हुआ है, महिलाओं के बारे में। ओके ओके, इसमें यहाँ पर महिलाओं के बारे में बता रखा है और वहां पर क्या था, हमने वैसे सारी चीजें पढ़ी थी पूरी मतलब। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा था। हाँ जी, मतलब ये है कि अगर आपको ये थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखिए भाई, भारतीय समाज में क्या है, अगर हम देखें तो एंशियंट टाइम से लेकर वैदिक काल से लेकर आज तक के टाइम में मॉडर्न टाइम तक बहुत सारे क्या है चेंजेज आए हैं। ठीक है, वैदिक काल में जहां पर महिलाओं को क्या है एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, मध्य काल तक आते आते उनकी सिचुएशन बिल्कुल बदल गई थी। ठीक है, क्योंकि भारत में क्या है महिला को देवी की तरह पूजा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, लेकिन जब मुगल काल आया यानी कि मध्य भारत में मध्य काल आया, तो उसमें क्या है महिलाओं को चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया, उनको ना पढ़ने की छूट थी ना और कुछ था। फिर अंग्रेजी शासन आया, उसमें फिर चेंजेज आए। ठीक है, और इस प्रकार क्या है आज मॉडर्न टाइम आ गया, फिर स्वतंत्रता के बाद एक नया जीवन मिला और फिर क्या है नारी को थोड़ी सी छूट मिलने लगी, वो पढ़ाई में भी आगे जाने लगी। ठीक है, फिर आज की सिचुएशन तुम लिख सकते हो। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम भारत की जो स्वाधीनता यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की बात करेंगे, उस टाइम पे महिलाओं की क्या सिचुएशन थी और आज क्या है। तो सबसे पहले बात आती है वैदिक काल के दौरान महिलाओं की कैसी सिचुएशन थी। ठीक है, उस टाइम पे क्या थी भाई, सम्मानजनक थी, नारी की पूजा होती थी, परिवार में समाज में कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होते थे उसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उसमें महिलाओं की बराबर की भागीदारी होती थी। ठीक है, कोई भी आध्यात्मिक चिंतन था, फिलोसफी थी, कोई भी क्या है प्रतिष्ठित पद था, वो भी क्या थे महिलाओं को उस समय पे प्राप्त थे। ठीक है, तो ये तो थी वैदिक काल की। अब वैदिक काल में भी क्या थे आपका, एक पूर्व वैदिक काल था और एक उत्तर वैदिक काल। तो ये जो बात की, ये बात की हमने पूर्व वैदिक काल की। अब बात आई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के दौरान लड़कियों की अपेक्षा अब इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया। ठीक है, वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में चेंज आ गया, वहां पे तो क्या था लड़कियों को सब कुछ सम्मान मिल रहा था। अब थोड़ी सी धारणा आ गई, जेंडर वाली बात यहाँ पे आ गई। अब लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, पुत्र परिवार बनने लगे। ठीक है, इस कारण पुत्र जन्म
के समय को क्या माना जाता था, उत्सव के साथ मनाया जाता था। और यहाँ पर क्या थी, महिलाओं की समाज में स्थिति को स्पष्ट करना एक सरल कार्य नहीं था, क्योंकि कहीं कहीं पर तो क्या था, महिलाओं को पूरा मान सम्मान मिलता था और कहीं पर ये नहीं मिलता था। ठीक है, यानी कि ऐसी सिचुएशन आ गई थी। ठीक है, यानी कि वैदिक काल तो, पूर्व वैदिक काल बहुत अच्छा था, और इसमें क्या था, अब चेंज आने लग गया था, अब पुत्र की का महत्व होने लग गया था। तो ये था हमारा वैदिक और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद आए हम जब हमारा देश गुलाम हुआ। भाई पहले मुगलों का गुलाम हुआ, फिर अंग्रेजों का गुलाम हुआ। ठीक है, गुलाम तो गुलाम ही है। तो पहले जब हमारा देश गुलाम हुआ तो एक बार तो मुसलमानों के टाइम पे और दूसरा अंग्रेजों के टाइम पे। मुसलमानों के टाइम पे क्या है भाई, भारत की महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मुसलमान क्या थे, वासना की पूर्ति के लिए, ठीक है, हिंदू महिलाओं को क्या थे, उठा लेते थे। ठीक है, उनका अपहरण कर लेते थे, छोटी छोटी लड़कियों को उठा के उनके साथ विवाह कर लिया जाता था। तो उस जमाने में क्या शुरू हुआ, प्रथा प्रथा शुरू हुई। क्या था, पहले जो था वैदिक काल, उस जमाने में भारत की महिलाएं क्या है, कोई घूंघट नहीं करती थी। घूंघट की देन आई आप कब से, जब से मुसलमानों ने एंट्री यहाँ पे की। ठीक है, मुगल काल से हमारे यहाँ पर क्या है, प्रथा प्रथा शुरू हुई, क्योंकि वो क्या करते थे, हिंदू महिलाओं को उठा लिया, क्योंकि हमारा तो हिंदू राष्ट्र था। फिर मुगल आए तो क्या है, देश में क्या है, अदर धर्म भी बढ़ने लगे। ठीक है, अब वहां पर महिलाओं की स्थिति कैसी होगी, पर्दा प्रथा वहां पर आरंभ हो गई। अब उनका घर से बाहर जाना इतना नहीं होता था। ठीक है, अब जो सुविधाएं थी वो सिर्फ अमीर घर की जो महिलाएं थी उनको ही मिलती थी। जो गरीब, जो साधारण जनता थी, उसकी महिलाओं को वहां पर कोई सुविधा नहीं था। ठीक है, जो गरीब के घर तो क्या है, पुत्री का जन्म भी शुभ नहीं माना जाता था। ठीक है, क्योंकि उनकी सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी उस टाइम पे कि उनको ये था कि इतने गरीब हैं, हम कैसे तो इसकी शादी करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो कोई इसको उठा के ले जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी ने पैसा ले रखा है और वो नहीं चुका पाया तो उनकी बेटियों को ही उठाना शुरू कर देते। तो ये उस टाइम की प्रथा थी। तो वहां पर क्या थी, सिचुएशन अच्छी नहीं थी। उसके बाद बात हुई, फिर आ गए भाई, मुगलों का काल खत्म हो गया, अंग्रेजों का काल शुरू हो गया। ठीक है भाई, अब फिर ब्रिटिश आ गए। उनमें क्या है, भारत की महिलाओं में सुधार होने की इच्छा पैदा हो गई थी, यानी कि उस टाइम पे थोड़ा सा सुधार हुआ, ज्यादा सुधार तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन जो मुगल काल था उसके बजाय यहाँ पर क्या था, सुधार हुआ। फिर क्या थे इसमें, जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने महिलाओं की जो सामाजिक पीड़ा है उसको देखा, अंधविश्वासों को हटाने का प्रयास किया। फिर उन्होंने क्या है, यहाँ पर कुछ बहुत सारे मूवमेंट चलाए, जैसे सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए बोला, महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह फिर से शुरू किया गया, उनको सामाजिक अधिकार दिलाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो ये था अंग्रेजों के टाइम पे क्या है, थोड़ा सा सुधार हुआ। ठीक है, उसमें जो मुगल काल आया उसमें क्या थी, सिचुएशन खराब हो गई थी। सिचुएशन इसमें भी खराब थी, लेकिन थोड़ी सी क्या सुधार आने लग गया। अब क्या था, उनके बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, उनको एजुकेशन के लिए कि आप पढ़ो भाई। तो उसमें भी क्या था भाई, देखो बिल्कुल गरीब परिवार की बच्चियां तो नहीं पढ़ती थी उस टाइम पे भी। ठीक है, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट क्या थी, महिलाओं की शिक्षा शुरू हो गई थी। अब इसमें अब जो थे हमारे महिला सुधार ने भी कुछ कार्य किए, महिलाओं के लिए बाल विवाह पर रोक लगाई, महिलाओं को क्या बोला कि आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, पश्चिमी संस्कृति से बचने की सलाह दी। फिर बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने भी क्या है, पेज नंबर बेटा मेरी बुक में तो 52 है, आपकी बुक का मुझे नहीं पता। बाल गंगाधर तिलक ने भी क्या है, यानी कि उस टाइम पे ब्रिटिश काल में कुछ हमारे जैसे राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक और भी कई महान नेता हुए जिन्होंने क्या है, महिलाओं की तरफ ध्यान दिया, उनकी शिक्षा की तरफ, उनकी स्थिति की तरफ ध्यान दिया। ज्योतिबा फुले मैम, हाँ जी, ज्योतिबा फुले भी थी इस टाइम पे। ठीक है, बहुत सारे नाम है बेटा, अरविंदो घोष है, एनी बेसेंट है, केशव चंद्र सेन है, बहुत सारे नाम ले रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतने सारे याद नहीं होंगे आपको। अब क्या है, फिर इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने भी बताया कि भाई लड़की का विवाह 14 वर्ष के बाद करना चाहिए, 40 वर्ष के बाद अगर कोई पुरुष विवाह करता है तो वह किसी लड़की से ना करके किसी विधवा महिला से करे। ठीक है, ये वाली बातें, दहेज प्रथा को भी प्रतिबंध लगाने की बात की गई, विधवाओं के साथ अच्छा व्यवहार करो। ठीक है, ये सारी बातें इन्होंने की। उसके बाद बात आ जाती है, हम अब आजाद हो गए। ठीक है, अब तक हम गुलाम थे अंग्रेजों के, अब हम आजाद हो गए। देखो हमने कितने युग जी लिए 5 मिनट में।
अब हम आज़ाद हो गए भई। इसके बाद अब देखो भारत की क्या है, भारत को क्या है आज़ादी मिल चुकी है। अब आज़ादी के बाद देश की प्रोग्रेस का प्रमुख हिस्सा माना गया स्त्रियों को कि अब क्या था, अब आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हमें मिल गई, तो अब हमें क्या है राष्ट्र की प्रोग्रेस चाहिए, और राष्ट्र की प्रोग्रेस तब होगी जब लड़कियों को भी शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। लड़के तो पढ़ ही रहे थे, लड़कियों को भी अब क्या है शिक्षा देनी शुरू कर दी, ठीक है, कि एक राष्ट्र की उन्नति तभी हो सकती है जब अब हम आज़ाद हो गए हैं, तो आज़ादी के बाद क्या था, मेन एजेंडा ये था कि हमें अपने नेशन की क्या है डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए क्या है मेल और फीमेल दोनों का पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है फिर बेटियों के लिए थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हुई। अब क्या है, क्या क्या आया भाई, महिलाओं के परिवर्तन में अलग अलग एजेंसियों का यहाँ पर हाथ, एजेंसियों का मतलब पिता का घर, पति का घर, सामाजिक सिचुएशन क्या है उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। फिर जनसंख्या स्थिति में क्या परिवर्तन है, भारत में संपन्न महिलाओं के परिवर्तन लाने का क्या क्या दायित्व रहा, इनके बारे में सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पिता के घर में। तो प्राचीन समय में क्या था, भारतीय समाज में महिलाएं क्या थी, घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे समय बढ़ता गया क्या है इसकी सिचुएशन में क्या है चेंज आया, ठीक है। अब क्या था, भारत आजाद हो चुका था, और आजादी के बाद क्या है अब लड़कियों को भी क्या है पढ़ाया जाने लगा। ज्यादा तो नहीं पढ़ाया जाता था, जब स्टार्टिंग में तो इतना नहीं पढ़ाया जाता था, हाँ बस ये कि उनकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करा दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, हमारा जो एक हिंदू अधिकारी हिंदू एक्ट आया 1956 में, जिसमें लड़कियों को लड़कों के साथ, ठीक है, लड़कियों को लड़कों के साथ संपत्ति में भी क्या है अधिकार मिलने लगा, ठीक है। लड़कों की तुलना लड़कियां ज्यादा क्रियाशील एवं ऊर्जावान दिखाई देती थी, यानी कि ये बताया गया कि लड़कों से बेटर क्या है हमारी लड़कियां हैं, वो ज्यादा एक्टिव रहती है, ज्यादा ऊर्जावान रहती है, ठीक है। और भाई काम में भी सबसे ज्यादा लड़कियां ही हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये लड़की में क्या है पिता की घर की स्थिति बताई गई, ठीक है, कि पिता के घर में अब क्या है जो हिंदू एक्ट आया उसके अकॉर्डिंग अब लड़की अपने पिता की संपत्ति में अपने भाई के साथ बराबर की हकदार होती है, ठीक है। अब उसके बाद आया उसके पति का घर। पति के घर में भी क्या है, अब क्या है वो भारतीय महिला गुलामी की जंजीरों में नहीं है। अब क्या है उसके बाद बहुत सारे चेंजेज आए, उनकी सामाजिक स्थिति भी सुधरी, उनकी गृहस्थी भी सुधरी, ठीक है। अब क्या है महिलाएं एक महिला मित्र का दर्जा प्राप्त करने लगी, ठीक है, एक गुलाम का ना होके महिला मित्र का दर्जा यानी कि घर की गृहस्थी संभालने लगी, ठीक है। और उसके महत्वपूर्ण भूमिकाएं, ठीक है, और उसे क्या है होम मिनिस्टर वित्त मिनिस्टर के रूप में देखा जाने लगा, ठीक है। जो एक क्या होता है पूरी उम्र एक महिला को भ्रम में रखा जाता है कि तुम हमारी होम मिनिस्टर हो, तुम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हो, ठीक है। उसके बाद मैम समझे समझे नहीं, भरम में रखा जाता है। भाई भ्रम ही है, अब मैं बोलूंगी, ठीक है। तो अब क्या है सिचुएशन बहुत सुधरी है। अब क्या है हर एक आप देखो बड़े से बड़े पद तक क्या है महिलाएं पहुंच गई हैं। आज की जो वुमेन है वो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वो टीचर भी हैं, ठीक है, वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी हैं, ठीक है, भारत की प्रधानमंत्री भी बनी है, आपकी राष्ट्रपति भी बनी है, यानी कि आज महिलाओं की स्थिति बहुत बेटर हो गई है पहले के टाइम से, ठीक है। अब जो क्या था जो जेंडर के प्रति जो पर्सपेक्टिव था लोगों का वो भी चेंज होने लगा है, ठीक है। बस इतना ही कुछ लिखा है, और क्या क्या लिखा गया है। फिर एक अगला क्वेश्चन है, इन्होंने सल्तनत काल में स्त्रियों की दिशा पर एक लेख लिखी है, ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। हिंदू परिवारों में स्त्रियों की स्थिति, मुस्लिम परिवारों की, इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन बना दिया अलग अलग। मैम ये बोलो। मैम एक ना छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे ना ये हिस्टोरिकल रिफॉर्म का ही पार्ट है ये क्वेश्चन। हाँ जी कि हाँ क्योंकि ना मैम ये डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ मेरे बुक में ऐसे नहीं, वुमेन डायरेक्ट से मेरे बुक में रिलेटेड, नहीं दे बस रखा है। हिस्टोरिकल वाला ही। हाँ हिस्टोरिकल में करके ही दे रखा है।
ठीक है, तो उसमें अलग-अलग काल ठीक के बारे में पूछ रखा है कि महिलाओं की कैसी सिचुएशन थी। अब जैसे मुगल काल का दे दिया, तो मुगल काल में क्या-क्या थी भई, महिलाओं के साथ प्रथा प्रथा थी, ठीक है? उनको राजपूतों में प्रथा प्रथा नहीं थी, साधारण निम्न वर्ग में प्रथा प्रथा नहीं थी, कन्या का जन्म अशुभ माना जाता था, स्त्री माता के रूप में थी कहीं-कहीं पे, आर्थिक स्थिति और व्यवसाय के बारे में बताया गया है, शासन में भी योगदान था, वीर योद्धा थी, मतलब ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। यानी कि ये बता दिया आपका मुगल काल के दौरान कुछ पॉइंट बता दिए इनके, ठीक है? महिलाओं मैम की, यूनिट 1 करवा रहे हैं ना अभी? हाँ यूनिट 1 ही चल रही है। उसके बाद मध्यकाल में क्योंकि बता यूनिट दिया। 1 को हाँ जी, मैम यूनिट 1 में वो पूरा ओवरऑल देखे हैं, मतलब जो लास्ट में रखी हुई क्वेश्चन जो दी गई है, जो पूछा गया पेपर में, हाँ जी, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन निकल के आया है। जैसे कि एक तो आया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, हाँ जी, उसके बाद जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सोशलाइजेशन, कि क्या जेंडर सोशलाइजेशन देखने को मिला स्कूल में। तीसरा पैट्रियार्की का क्या सिस्टम और उसके फीचर्स क्या हैं, हाँ जी, और जेंडर डिफरेंस थ्योरी, मतलब जिसके अंदर 4 थ्योरी पढ़ेंगे। हाँ बस यही जी, दिया हुआ है, मतलब ओवरऑल यही जेंडर स्टेरियोटाइप के डिटेल्स में बता दीजिए। यही 5 क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है लगातार। हाँ जी। हाँ ठीक है बेटा, अब तो ये थी आपकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया इसका। उसके बाद है कुछ सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट बताने हैं यहाँ पे, जो अभी इन्होंने, रोशन ने भी एक क्वेश्चन का नाम लिया कि क्या क्या सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, ठीक है? पहले तो हमने हिस्टोरिकल बता दी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, क्योंकि हमारी ये जो बुक है ये है जेंडर के ऊपर, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो जेंडर की बात आ रही है, तो यहाँ पर फीमेल के बारे में इसने बताया कि हिस्टोरिकल में कैसा था उनका, और उसके बाद क्या क्या इनके लिए रिफॉर्म्स किए गए, क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट चलाए, ठीक है? तो लैंगिक समानता के संदर्भ में सामाजिक सुधार आंदोलनों का वर्णन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। डिस्कस द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है? समाज मैम सुधार पेज नंबर, आंदोलन। पेज नंबर बेटा मेरी में 82 है, ठीक है मैम। क्योंकि बीच में क्या है, एक बार तो वो दे दिया महिलाओं का, मुगल काल का पूरा दे दिया, फिर वैदिक काल का पूरा दे दिया, एक क्वेश्चन था जिसमें शॉर्ट शॉर्ट दे रखा था सारा, फिर तीनों क्वेश्चन अलग अलग करके देके अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट, और हमारा सीधा यही है सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। तो इसने बोला कि वैदिक काल से की जो स्थिति थी वो उन्नत थी, धीरे धीरे क्या है पतन होने लगा, फिर अंग्रेज आए, ऐसे करके फिर इन्होंने लास्ट में, यानी कि पहले भूमिका वही बताई है जो स्टार्टिंग में उस क्वेश्चन में थी। समाज सुधारकों का योगदान, तो इसमें बताया गया कौन कौन से मूवमेंट चले जेंडर इक्वेलिटी यानी कि लैंगिक समानता को लाने के लिए। इसमें समाज सुधारकों का योगदान है क्या, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहराम जी, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट, स्वामी दयानंद सरस्वती, अच्छा उसके बाद मुस्लिम सुधारक, ठीक है? इन्होंने क्या क्या अपने योगदान दिए उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सुधार आंदोलन चले, कुछ क्या है वैदिक व्यवस्थाएं बनाई गई, कुछ नियम कानून लाए गए, ठीक है? दहेज निरोधक अधिनियम बनाए गए, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है? तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ जो चिंतनशील व्यक्ति थे, जैसे राजा राम मोहन राय, कुछ एनी बेसेंट, ये जो जो मैंने नाम लिए थे, ठीक है? स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, महर्षि कार्वे, इन्होंने क्या है भारतीय समाज में स्त्रियों की जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए क्या है कुछ अपने विचारधारा प्रस्तुत की, और उन्होंने कुछ आंदोलन शुरू किए। राजा राम मोहन राय ने 1828 में क्या है ब्रह्म समाज की स्थापना की, और अपने प्रयासों से 1829 में इन्होंने सती प्रथा को रोकने वाला अधिनियम बनाया, ठीक है? सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना, ठीक है, 1829 में। तो सबसे पहला सुधार यही था, सती प्रथा पर रोक। उसके बाद इन्होंने क्या था, बाल विवाह की समाप्ति करवाई, और थर्ड इन्होंने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह को भी प्रचलित करने के पक्ष में अपने योगदान दिए, ठीक है? देखो भाई बहुत अच्छे काम किए इन्होंने तीनों, ठीक है? नहीं तो पहले उसके साथ ही सती होना पड़ता था, अब क्या है बाल विवाह पर भी रोक लगाई, सती प्रथा पर भी, और विधवा
पुनर्विवाह। उसके बाद आए स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या है, वुमेन की एजुकेशन को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह और पर्दा प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। इन्होंने एजुकेशन के लिए बात की, और जो हमारी प्रथा प्रथा है, बाल विवाह का तो चलो राजा राम मोहन राय भी कर रहे थे, और ये भी। उसके बाद आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने बहुपत्नी विवाह और विवाह पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया। हाँ भाई, बहुत अच्छा किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या है, बहुपत्नी विवाह, यानी कि अब क्या है, हम हिंदू कानून के अकॉर्डिंग जब तक हमारी पहली पत्नी है, हम दूसरी पत्नी मतलब किसी दूसरी के साथ हम शादी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कौन लेके आया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और 1856 में कानून बना। उसके बाद क्या है, महर्षि कार्वे ने भी क्या है, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री एजुकेशन के लिए क्या है, स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास किया। केशव चंद्र सेन ने 1872 में विशेष विवाह अधिनियम बना, जिसमें विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की। इस शताब्दी में कई महिलाओं ने स्त्री संगठनों, स्त्रियों के अधिकार दिलाने और उन्हें जागृति लाने का प्रयत्न किया। उसके बाद रमाबाई रानडे, मैडम कामा, ये अलग अलग, एनी बेसेंट आदि महिलाओं ने भी अखिल भारतीय समाज सम्मेलन, गांधी स्मारक ट्रस्ट आदि के द्वारा क्या है, महिलाओं की समस्याओं को कम करने, उनकी शिक्षा को कम करने के, उनकी शिक्षा के लिए, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। ये तो थे हमारे सुधार आंदोलन जो अलग अलग लोगों ने चलाए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लॉ बने, कानून व्यवस्थाएं बनी। कानून व्यवस्था में सबसे पहले बनी आपकी 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि कोई भी स्त्री अब साथ में सती नहीं होएगी। अगर कोई किसी स्त्री को क्या है, सती कराने के लिए उकसाता है तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। फिर 1986 में इसमें क्या है, कुछ संशोधन किए और इसको कठोर नियम बनाए गए कि कोई भी स्त्री को क्या है, उसकी महिमा मंडित करने पर भी दंडनीय अपराध दिया जाएगा। सती की महिमा मंडित करने पर भी दंडनीय अपराध दिया जाएगा, यानी कि सती प्रथा से रिलेटेड लिख देना भाई। उसके बाद 1856 में किसका कानून बना, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम। देखो आपको इसमें जो सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें पहला पॉइंट था सुधार आंदोलन। उसमें अलग अलग लोगों के नाम बताए गए कि किन किन ने आंदोलन चलाए सुधार के लिए, कौन कौन से। दूसरा पॉइंट है क्या क्या कानून बने स्त्रियों की जो भी समस्याएं हैं या उनके सुधार हेतु, क्या कौन कौन से रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए, ये वाली वैधानिक व्यवस्थाएं बता दी। उसके बाद तीसरा पॉइंट आएगा आपका रोजगार एवं आय उत्पन्न करने वाली उत्पादन इकाइयां, नारियों के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, नारी शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण सेवाएं, नारियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए शैक्षणिक कार्य, ये सारे क्या है आपके सोशल रिफॉर्म्स में दे रखे हैं। अब देखिए भाई कानून में क्या है, तो सती प्रथा कानून 1829 आया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया, उसके बाद बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 आया। उस टाइम पे क्या है, लड़की की आयु 15 वर्ष मानी गई और लड़के की आयु 18 वर्ष मानी गई। उसके बाद फिर ये 18 वर्ष कर दी गई 1955 में, और आज के टाइम पे क्या है 21 वर्ष कर दी गई है। उस पे क्या है 21 वर्ष कर दी थी और लड़के की 21 कर दी, लड़की की 18 थी, और आज के टाइम पे क्या है लड़की की 21 साल कर दी गई है। तो ये था बाल विवाह निरोधक अधिनियम। उसके बाद आया 1937 में हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर भी अधिकार रहेगा। ठीक है, यानी कि लड़का और लड़की अगर जितने भी भाई बहन है सब में पिता की संपत्ति बराबर बटेगी। उसके बाद क्या है अलग रहने तथा भरण पोषण हेतु स्त्रियों के अधिकार अधिनियम 1946। अब 1946 में मान लीजिए कोई लेडी डाइवोर्स ले लेती है और वो अलग रहती है, तो पति को क्या है उसका अलग रहने का और उसके भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता देना होगा। ये 1946 में कानून आया। उसके बाद क्या है विशेष विवाह अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम जिसके तहत क्या है आप अदर कास्ट में भी शादी कर सकते हो। ठीक है, इसकी छूट दी गई। उसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसमें क्या है लड़कियों की क्या है एज बताएगी कि लड़कियों की 18 साल रहेगी और लड़कों की 21 साल। फिर उसके बाद क्या है हिंदू अधिकारी अधिनियम, ये आ गया। हिंदू नाबालिग संरक्षण अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम यानी कि गोद लिए हुए पुत्र, उससे भी आ गया। स्त्रियों व कन्याओं के अनैतिक व्यवहार के लिए 1956 में, और दहेज प्रथा का नियम आया 1961 में। ठीक है, तो ये क्या है कानून बनाए गए। उसके बाद अगर और कोई नया कानून आ गया होगा, हाँ एक वो भी तो आया ना कि पति भी बराबर में काम कराएगा पूरा। ठीक है, तो जो हाँ जो मैम। आप
हैं वो आप इसमें ऐड कर देना जो आपको याद आए। उसके मैम बाद समझे नहीं, अभी वाला, अभी जो बोले आप अभी वाला हैं अभी, उसमें भी बहुत लू फॉल्स दिखाई दिया है, मतलब ठीक है। तो अब देखो और क्या क्या बताया गया भाई इन्होंने, और क्या क्या मूवमेंट करे। एक बताया गया इन्होंने रोजगार तथा आय उत्पन्न करने वाली उत्पादन इकाइयां। अरे हाँ, एक मैं बात है, रोजगार तथा आय उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयां। इस योजना के लिए 1982 और 1983 में नॉर्वे में क्या है, एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जो संस्था है उसके सहयोग से ये जो है यूनिट स्थापित की गई, जिसमें जो गरीब औरतें हैं, कमजोर वर्ग की औरतें हैं या सैनिकों की जो विधवाएं हैं उनको इसका लाभ मिलता है। उनके लिए उनको क्या है, नारियों को जो एग्रीकल्चर में है या फिर मिल्क प्रोडक्शन में है, पशुपालन में है, खादी हस्तशिल्प आदि के लिए क्या उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे क्या है आत्मनिर्भर बन सके। और उसके बाद नारियों के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चलाए गए। ये कार्यक्रम 1958 में इसको प्रारंभ किया गया, जिसमें क्या है असक्षम नारियों को काम और मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। निम्न आय वाली कार्यरत नारियों के लिए शहरों और महानगरों में सस्ते एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। फिर उसके बाद है नारी शक्ति, नारी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए समय समय पर अनेक प्रोग्राम चलाए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, ये बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण सेवाएं, ये नीति 2002 में इसको मंजूरी मिली। एक समान चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करने पर अपना संकल्प दोहराया। सरकार द्वारा सन 2010 तक 6% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता था, अब क्या है इसको बढ़ा दिया गया है। नारियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए उन्हें शैक्षणिक कार्य, जो अत्याचार शैक्षणिक कार्य की योजना 100% आर्थिक सहायता देकर स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लागू की जाती है। इसमें उन्हें क्या है प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, कानूनी शिक्षा के बारे में उनको बताया जाता है, लोक अदालतें, ठीक है, और जो जो अत्याचार उनसे रिलेटेड क्या है कार्यक्रम बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आपके महिला आयोग द्वारा ये सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो ये सारे क्या थे आपके जो ये जो पॉइंट था ये कंप्लीट हो गया। सोशल रिफॉर्म्स जो चलाए गए, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट क्लियर हो गया। यस मैम। फिर अगला आपका टॉपिक आता है इसमें, थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन एप्लीकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें सोशलाइजेशन थ्योरी पढ़ोगे आप, जेंडर डिफरेंस वाले, स्ट्रक्चरल थ्योरी एंड डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा। सोशलाइजेशन थ्योरी, समाजीकरण का क्या अर्थ है बताइए भाई, समाजीकरण क्या होता है। इन चारों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा बेटा, चाहे वो 4 मार्क्स में दे, चाहे वो 8 में दे, या चाहे वो 2-2 करके 16 में दे। थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन, सबसे पहले बात आती है आपकी सोशलाइजेशन थ्योरी की। समाजीकरण का क्या अर्थ होता है, इसमें क्या बताया गया है। वैसे तो सिंपल वर्डों में देखा जाए तो सोशल लर्निंग क्या है, एक लंबी और जटिल प्रोसेस मानी जाती है। बच्चा बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक क्या है समाज का ही अंग रहता है, समाज में ही उसको एडजस्ट होना पड़ता है। कोई भी सारी चीजें हैं वह एक रूपता का महत्व क्या है नहीं खोजे, कुछ भी करना होता है वह समाज में रहकर ही करता है। यानी कि सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो एक बच्चे को समाज में उचित व्यवहार करना सिखाती है, क्या उसके रीति रिवाज हैं ये सिखाती है, क्या नियम है, क्या हमारी परंपराएं हैं, ठीक है, और स्वयं को समाज के अकॉर्डिंग ढालना भी हमें क्या है समाजीकरण के द्वारा ही पता लगता है। सिंपल सा वर्ड है सोशलाइजेशन का मीनिंग आप समाज में रहते हो, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए हमें पता लगता है कि क्या हमारे रीति रिवाज हैं, क्या नियम है, कैसे हमें रहना है, ठीक है, क्या हमारे नैतिक नियम है, क्या हमारी और सारी चीजें उनके बारे में बताती है। ठीक है,
तो ये है आपका मीनिंग समाजीकरण का, सोशलाइजेशन का। नेचर ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का कैसा नेचर है भाई? इंडिविजुअल स्टार्ट विद बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, व्यक्ति का प्रारंभ जैविकीय रचना के रूप में, ग्रुप लाइफ समूह जीवन, लैंग्वेज, सोशलाइजेशन डज नॉट लीड टू यूनिफॉर्मिटी एंड लॉस ऑफ यूनिकनेस, समाजीकरण से एक रूपता नहीं तथा अनुपमता में कमी नहीं, कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व इन सोशलाइजेशन, समाजीकरण में द्वंद्व, और क्या क्या बताया गई? सोशलाइजेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशलाइजेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, डिपेंडेंसी, इंटरेक्शन, बहुत सारे पॉइंट दे दिए भाई। ठीक है, अब देखो भाई, नेचर बोल लो, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बोल दो और विशेषताएं बोल लो। ठीक है, तो समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह क्या होता है? बिल्कुल इंडिविजुअल, बिल्कुल अकेला होता है। ठीक है, मतलब बच्चा अकेला आता है दुनिया में, अकेला ही व्यक्ति जाता है, लेकिन समाज में जिस दिन से वह जन्म लेता है वह समाज का क्या बन जाता है? हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे क्या है, वह बोलना सीखता है, चलना सीखता है, फिर उसके क्या है, सामाजिक क्रियाओं के साथ इंटरेक्शन होने लग जाता है अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से, तो वह सारी चीजें सीखता है। तो इस प्रकार बच्चा क्या है, एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को अनदेखा करते हुए बच्चा क्या है, सोशलाइजेशन की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब व्यक्ति क्या है, अपनी कंडीशन को नहीं देखता, समाज क्या कहेगा उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक शिशु क्या है, एक जैविकीय रचना के रूप में पैदा होता है, समाजीकरण के तौर पर क्या है, वह प्रौढ़ होता है, बढ़ता जाता है और एक दिन इस समाज से ही चला जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति का जो प्रारंभ है वो जैविक रचना से लेकर कहाँ तक का सफर तय करता है? सोशलाइजेशन का। उसके बाद क्या है, ग्रुप लाइफ, समूह जीवन होता है। ठीक है, अनेक कंडीशन ग्रुप ऑफ लाइफ, अनेक कंडीशन ऑफ ग्रुप लाइफ हमारे एक बच्चे के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रश्न ये उठता है कि क्या ग्रुप लाइफ नवजात शिशु को सामाजिक प्रौढ़ में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है या नहीं है? कि जो ग्रुप लाइफ एक समूह का जीवन है, ये एक बच्चे को चेंज करने के लिए उत्तरदायी है या नहीं है? अब इसमें क्या है, जब बच्चा रहता है, एक नवजात शिशु जब इस समाज में आता है तो वह सोशल एक्सपीरियंस को सीखता है। ठीक है, कि समाज में क्या, और अपने बड़ों को देख रहा है वैसे ही क्या कर रहा है, वह भी सारी चीजें सीखता है। ठीक है, तो हम देखें कि समूह लाइफ जो ग्रुप लाइफ है वो केवल मनुष्य की ही प्रक्रिया नहीं मानी जाती, जानवरों में भी यही सारी चीजें फॉलो होती है। तो सामाजिक गुण मनुष्य में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ग्रुप लाइफ थ्योरी जो है वो भी क्या है, समाजीकरण की एक विशेषता है, सोशलाइजेशन की एक विशेषता है, कि यहाँ पर जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह अपने परिवार में रहकर, अड़ोस पड़ोस में रहकर, फिर स्कूल जाता है, यानी कि बहुत सारी चीजों को देखता है। तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, अदर जितने भी स्पीसीज हैं वो भी क्या है, अपने ग्रुप के नियमों को सीखते हैं, अपने समाज के नियमों को सीखते हैं, सोशल एक्सपीरियंस लेते हैं। उसके बाद क्या है, समाजीकरण की विशेषता में एक आती है उनकी भाषा। ठीक है, भाषा क्या है, हमारा इंटरेक्शन करने के लिए, हमारे कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा भी जरूरी होती है। और भाषा क्या है, मनुष्य अपने समाज से ही सीखता है। ठीक है, तो इसकी एक विशेषता ये भी है समाजीकरण की, बच्चा भाषा क्या है, अपने समाज से ही सीखता है। अब देखो, आप इंग्लैंड चले जाओगे तो वहां का समाज इंग्लिश बोलता है, तो आप भी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। ठीक है, और अगर आप देख लो, हरियाणा में तो बच्चे हरियाणवी सीख रहे हैं, बिहार में तो बच्चे भोजपुरी सीख रहे हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग जिसकी जो क्षेत्रीय भाषा, वो किसका असर है, आपके समाज का असर है। ठीक है, उसके बाद बात आती है समाजीकरण में एक रूपता नहीं तथा अनुपमता में कमी नहीं। सोशलाइजेशन डज नॉट लीड टू यूनिफॉर्मिटी एंड लॉस ऑफ यूनिकनेस। अच्छा मैम, एक सवाल था हाँ जी, कि ये सोसाइटी के अंदर, हाँ जी, लेकिन आज के टाइम में तो सोशलाइजेशन का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट 90% जो है वो हम तो अपना मोबाइल के साथ ही टाइम बिताते हैं, और उसमें जो हमें समझ में आता है वो हमारे लिए आज के टाइम में सोशलाइजेशन हो गया है ना, क्योंकि हम तो अब इंटरेक्शन मोबाइल के थ्रू करते हैं, सब कुछ जो हमें पसंद आता है वो देखना, वो समझना, वो सीखना। ठीक है, तेरा पेपर चेक करते करते टीचर भी खुश हो जाएगा कि ये बच्चा प्रैक्टिकल है। क्योंकि इसी वजह ठीक है,
उसके बाद और क्या क्या बताया गया भाई, इंटरेक्शन होता है हमारा समाज में, सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके जरिए हम क्या है इंटरेक्शन करना सीखते हैं, एक दूसरे के सामाजिक गुणों का विकास होता है, हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हम क्या है दूसरों के सामने बताते हैं, हम खुद उनकी हेल्प करते हैं, एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे समाज के क्या क्या आदर्श हैं, क्या क्या हमारे नैतिक मूल्य हैं, क्या रीति रिवाजें हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं, ठीक है। बालक के जन्म के समय आदर्श या मूल्य नहीं होते, उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान सोसाइटी में आने के बाद ही होता है, यानी कि समाज में आने के बाद ही होता है। तो इंटरेक्शन हमारा क्या है समाजीकरण का ही एक विशेषता है। उसके बाद है हमारी डिपेंडेंसी, निर्भरता। तो सामाजिक अधिगम लर्निंग के आधार पर चलता है, यानी कि समाजीकरण क्या हमारे लर्निंग के आधार पर चलता है कि हमें किस तरीके से हम लर्न कर रहे हैं, किस तरीके से हम सीख रहे हैं। मान लीजिए अगर बालक के फैमिली ऐसी है कि सारे के सारे काम खुद ही कर रही है, बच्चे को कुछ करने ही नहीं दे रही, तो वो बच्चा क्या हो जाता है डिपेंड हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। और एक फैमिली ऐसी मिलेगी जो छोटे बचपन से ही बच्चों को काम लगा देती है, वे बच्चे क्या है वे डिपेंड नहीं रहते, ठीक है, वे सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। तो हमारी निर्भरता भी क्या है हमारे समाजीकरण के ऊपर निर्भर कर रही है कि हमें कैसा इन्वायरमेंट मिला है, ठीक है। एक बच्चा आप देखोगे 10 साल का बच्चा घर के सारे काम कर रहा है और एक 10 साल का बच्चा क्या है पानी भी नहीं ले रहा खुद, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस के ऊपर कि कैसा हमें इन्वायरमेंट मिल रहा है। उसके बाद क्या है सोशलाइजेशन से हमें क्या होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस में क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति का स्वयं के संबंध में चेतना कि तभी वह दूसरों के विचारों मूल्यों आदर्शों आदि के संबंध में चेतना हो सकती है उसे। पहले क्या है वह ये कि दूसरे में और मेरे में क्या अंतर है, जब वह इस अंतर को सीख जाता है तो वहीं से उसकी सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब क्या जो सोशलाइजेशन है ये क्या है आपका यूनिवर्सल होता है, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल का मतलब क्या है कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये यूनिवर्सल होती है। जीवन में हर स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है। आप स्कूल में, आप अपने बाल्यकाल में, आप एडोलसेंस में, फिर ओवर एज में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और यूनिवर्सल है। सोशलाइजेशन हर एक जगह, यूनिवर्सल का मतलब ये है कि भाई जो अब मान लीजिए जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वहां पर उनके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन है, हमारा हमारे यहाँ पर है। हमारा तो सोशलाइजेशन कैसा है कि भाई पड़ोसी के घर अगर लड़ाई हो रही तो आप बीच में कूदोगे, और वहां पर क्या है उनका समाज ऐसा कि उनमें किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें कहाँ से सीख रहे हैं, हमारे सोशलाइजेशन से, हमारे समाज से सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये बताई गई थी इसकी विशेषताएं। कुछ एलिमेंट और बताए हैं इसमें जो स्टीवर्ट तथा गिलिन ने दिए हैं। इंटरेक्शन होता है, हमारे इमोशनल एक्सेप्टेंस होती है और हमारे कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें हमारा समाजीकरण के 3 आवश्यक तत्व उन्होंने बताए हैं। इंटरेक्शन तभी होगा जब भी हमारे सामने दूसरा पर्सन है, हमारा समाज होगा, तभी हम इंटरेक्शन करेंगे। अगर हम अकेले हैं तो भाई दीवारों के साथ तो बातें करेंगे नहीं। आगे भावनात्मक विचार, आपकी इमोशनल फीलिंग जो होती है डेवलप होती है वो भी आपकी समाज से ही होती है। इमोशनल फीलिंग में क्या है आपको क्या है किसी से बहुत अच्छा प्रेम है या किसी के साथ नफरत है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, अच्छे से बातचीत करना, अच्छा व्यवहार सीखना, यानी कि इमोशंस जो आते हैं वो आपको आपके समाज से आते हैं। किसी को देख के आपको गुस्सा आता है ये भी आपका इमोशन है, किसी को देख के आपको दया आती है ये भी आपका इमोशन है। तो ये हम क्या है सिर्फ सोशलाइजेशन में ही सीख सकते हैं, ठीक है। एक कोई बीमार है उसको अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो समाज होगा तभी तो हेल्प कर रहे हैं। जब समाज ही नहीं है तो हमारे अंदर इमोशन भी नहीं है, तो इमोशनल डेवलपमेंट भी हमारी समाज के कारण हुई है। और जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हमारे समाज के कारण ही होती है। तो ये 3 क्या है इसके इम्पोर्टेंट तत्व बताए हैं हमारे समाजीकरण के, ठीक है। अब क्या है हमारी जेंडर रिलेटेड सोशलाइजेशन थ्योरी। इसमें क्या बताया गया भाई, इस सिद्धांत का आधार ये मानता है कि बालकों में स्टीरियोटाइप तथा सेक्स रोल के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने पर रेनफोर्समेंट प्रदान किया जाता है कि उनके बिहेवियर पैटर्न को अर्जित कर लेते हैं, जेंडर की अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करना सीख जाते हैं। ऐसे बालक अपने ही लिंग वाले माता और पिता की आदतों, व्यवहार, रुचियों और अभिव्यक्तियों के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। वे अपने माता पिता जैसे बनने की कोशिश करने लगते हैं। अब देखो बेटा, अब लिंग से यानी कि जेंडर रिलेटेड जो सोशलाइजेशन थ्योरी है वो क्या बताती है
है कि स्टीरियोटाइपिंग और सेक्स रोल के अकॉर्डिंग हम अपना बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप देखते हो घर में छोटी लड़कियां हैं, वो क्या करेंगी, अपनी मम्मी की तरह काम करना शुरू कर देते हैं, कभी झाड़ू उठा लेंगी, कभी बर्तन साफ करना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो ये जो सोशलाइजेशन की थ्योरी है, ये हमारी क्या है, हमारे जेंडर से रिलेटेड भी बताई गई है, ठीक है, कि बच्चे क्या है, जैसे लड़के हैं वे अपने पिता की तरह क्या है बिहेवियर करना शुरू कर देंगे, मेरे लिए पानी लेके आओ, ये लेके आओ, ठीक है। यानी कि घर में जो मेल मेंबर की जो सिचुएशन है, लड़के उसके बच्चे जो छोटे बच्चे हैं लड़के, वो उनकी तरह से बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं, और लड़कियां जो है वो घर में जो औरतें जो काम करती है उनकी तरह बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहाँ से आया, ये सोशलाइजेशन थ्योरी से उनको आया, उन्होंने जो देखा उन्होंने वो सीखा, ठीक है। अगर मान लो घर में वो अकेले होते तो ये काम नहीं होते, नहीं सोशलाइजेशन होता उनका, ना ही जेंडर का उन्हें पता लगता कि भाई लड़के ये काम कर रहे हैं, लड़कियां ये काम कर रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे छोटा बच्चा अपने पिता की तरह कपड़े पहनना, चश्मा लगाने पर ठीक वैसे ही एक्टिविटी करता है, और लड़कियां अपनी मम्मी की तरह क्या है सजने संवरने, साड़ी पहनने का उनको शौक होता है, ठीक है। तो ये सोशलाइजेशन थ्योरी का इफेक्ट आया हमारा जेंडर के ऊपर, ठीक है। तो ये थी आपकी सोशलाइजेशन थ्योरी। आगे बात समझ में? अब मैम मेरी बुक में ना बहुत सारे राइटर्स के नाम दिए हुए हैं, तो ये बता सकते हैं आप सोशलाइजेशन थ्योरी कौन से ने दिए हैं? इस पे राइटर का तो किसी का नाम नहीं दे रखा भाई, बस ये है कि डेफिनेशन में दे रखे हैं, दो क्लॉस हरिकन, डेफिनेशन दे रखी है कई सारों की। लॉरेंस है, कैरल, तो आप डेफिनेशन तो किसी या एक फिर की, थ्योरीज बाय अदर पर्सन है? अच्छा नहीं, मेरी बुक में ऐसे नहीं, मेरी बुक में तो बस एक ही थ्योरी दे रखी है, ये जो ये मैंने आपको बताई है अभी। सोशलाइजेशन का मीनिंग दे दिया, फिर अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दे दी, उसमें से किसी एक की डेफिनेशन आपको कर लेनी है, फिर सोशलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर बता दी, उसके बाद बता दिया कि सोशलाइजेशन में कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो बता दिया, और फिर जेंडर से कोरिलेट कर दिया इसको, बस इतना दे रखा है। ठीक है मैम। उसके बाद है जेंडर डिफरेंस थ्योरी, बिल्कुल छोटी सी है, स्ट्रक्चर थ्योरी है। उसके बाद है डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, छोटे छोटे टॉपिक बच गए हैं ये इसके। अब मंडे को लगेगी तुम्हारी क्लास, मैं पूछूंगी ये जो जेंडर डिफरेंस थ्योरी है ये कौन सा बच्चा प्रेजेंट करेगा।